हेलो, आज हम लोग स्टडी करेंगे बॉडी फ्लूइड का। बॉडी फ्लूइड हम लोग जानते हैं कि हम लोग के शरीर में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस है। तो अगर हम दो तरह से सॉलिड और फ्लूइड की बात करें कि हम लोग के शरीर में कितना सॉलिड है, कितना लिक्विड है, दो तरह से अगर बांटें तो सीधे सीधे अगर इस तरह की बात करें तो सॉलिड कितने हैं? सॉलिड तो सॉलिड जो है वह है 40% ऑफ बॉडी वेट। शरीर का वजन जितना है उस वजन का 40% जो है वो सॉलिड है। और अगर लिक्विड की बात करें, जिसको यहाँ पर हम लोग लिक्विड नहीं फ्लूइड कहेंगे, फ्लूइड वह कितना है? वह है 60% ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट के 60% जो है वो है फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड में हम लोग जो पढ़ेंगे, फ्लूइड में ये फ्लूइड जो 60% है, इसमें क्या क्या आएगा? जानते हैं क्या क्या आएगा? इसमें आएगा ICF और ECF। ये क्या है? ये है कि इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के अंदर में कितना फ्लूइड है और सेल के बाहर कितना फ्लूइड है। तो हम लोग जानते हैं इसमें भी ये 70% किसका? इसका। इस 60% का अब 70% जो है ये है, और बच गया कितना? 30% जो है वह एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, जो कि बाहर है, सेल के अंदर है। तो सेल के बाहर क्या क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा होगा, सेल के बाहर लिम्फ होगा, लिख देते हैं। उसके अंदर क्या क्या होगा? ये जो ये है, इसके अंदर क्या क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा, और क्या होगा? लिम्फ होगा, और क्या होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, है ना? ये सब मिला करके ECF कहलाता है। आइए अब इस बात को ये समझते हैं कि ये जो सेल है, ये सेल है, तो इसके अंदर में भी फ्लूइड है और इसके बाहर भी फ्लूइड है। ठीक है, अब इसके अंदर में जो फ्लूइड है उसको कहते हैं ICF और बाहर को कहते हैं ECF। शरीर में जो फ्लूइड है इस तरह से है ना। हाँ, एक बात अभी जो मैंने लिखा ब्लड में, तो ब्लड में दो तरह की बात होती है। पहला प्लाज्मा जो कि 55% है, और दूसरा क्या बोले? दूसरा बोले कार्पसल्स जो 45% है। इसमें प्लाज्मा में क्या क्या आता है? वाटर 90 से अधिक होता है, 92 तक रहता है, 90 या 91, 92% वाटर रहता है, 7% 8% प्रोटीन रहता है, अदर और सब भी है। और कार्पसल्स में क्या क्या है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स। अब देखिए, अब ये सब मिला करके कार्पसल्स है, लेकिन प्लाज्मा जो है ये तो लिक्विड पार्ट है, ये लिक्विड भी आ जाएगा ECF में। मतलब ये बाहर है ना, सेल के बाहर है। सेल के अंदर जो है सो वो 70% वाटर है ना,
और ये 30% जो है वाटर मतलब फ्लूइड जो है इस CF के अंतर्गत आता है। अब आपने इस चीज़ को समझा तो एक बात देखिए, यहाँ सेल है और यहाँ भी सेल है। इस सेल के अंदर में जो फ्लूइड है उसको तो ICF कहे, इस सेल के अंदर में जो है उसको ICF कहे। इस स्पेस, अब इसमें जो ये नहा रहा है, बाथिंग कर रहा है, ये और जो टिश्यू है उस सब के स्पेस बीच में जो है उसको अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर तो कभी करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा सेल्यूलर में भी जो टिश्यू के बीच में फ्लूइड है उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो अब इसके बाहर, अब जैसे लिम्फ है तो लिम्फ को भी कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ब्लड प्लाज्मा को भी कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सब मिला करके है। तो आइए अब इस चीज़ को और बेहतर तरीक़ा से हम देखते हैं। जो हम लोगों के सिलेबस में है और उस चीज़ को समझ लें तो हमें लगता है कि ये बेहतर होगा। इस चीज़ को यह ये बॉडी फ्लूइड है, ये दिखाई पड़ रही होगी। ये अब इस चीज़ को समझने के लिए यहीं पर बड़ा कर दें, एक बात पहले समझ लें तो हमें लगता है कि वो बातें समझ में आएगी। अगर मान लें किसी व्यक्ति का बॉडी वेट, आदमी का वज़न जो है वह 100 kg है। कितना है? 100 kg है। तो सबसे पहले उसमें से फ्लूइड जो निकालेंगे, फ्लूइड, ठीक है, वह 60% है, तो यानी कि 60% है ना, 60% है, तो ये हो जाएगा इसका 60 kg, ठीक है, 60। चूँकि बाद में 40 kg तो उसका हड्डी है या सॉलिड जितना है, बोन्स है, लेकिन और अभी जो भी है कार्पसल सब है, मिला के 40 kg होगा। इसमें से इस 60 kg में से या 60% के हैं, वही 60 kg के बराबर आया है, निकाले, चूँकि 100 पर लिए है तो इसलिए बराबर जा रहा है। इसमें से अब ये 2 पार्ट बटेगा, अच्छा दोनों में रेड कलर ही है, एक को कहेंगे ICF, एक को कहेंगे ECF। अब कहिए इस 60% का जो 70% निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 छा के 42, ये 42 kg जो है क्या निकलेगा? 42 kg कौन चीज़ निकलेगा? ये इंट्रासेल्युलर, सिर्फ सेल के अंदर का फ्लूइड निकलेगा। तो इस ये जो निकलेगा 30%, तो निकाल दीजिए ना, 36 का 18, ये निकल जाएगा 18 kg। ये 18 kg या 18% के हैं, इस पर निकाले हैं ना 100 पर, इसीलिए 18 kg निकलेगा ICF जो कि बाहर है। इसी में आएगा लिम्फ, इसी में आएगा ब्लड प्लाज्मा, इसी में आएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सब मिला करके 18 kg। सेल के अंदर में 42 kg जो है लिक्विड होगा, फ्लूइड होगा। अब इसको अगर बांटेंगे तो फिर अलग अलग हो जाएगा। ये बातें यदि आपको समझ में आ गई हो तो हम आगे बढ़ेंगे कि अब ये है, ये इंसान का बॉडी है जिसमें से उसका 60% फ्लूइड को निकाल लिए हैं। अब 60% निकले हुए फ्लूइड में से 2 भाग में बांटे हैं। सिर्फ फ्लूइड का परसेंटेज बांटते हैं, ना कि पूरे बॉडी का। पूरे बॉडी का फ्लूइड जो निकाले वह है 60%। वह कितना है? वह है 60%। ये आपका पूरे बॉडी का है। अब सिर्फ फ्लूइड की बात करें तो इस फ्लूइड का 70% फ्लूइड आपको इंट्रासेल्यूलर है। इस 60% फ्लूइड का, टोटल फ्लूइड का
30% एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। अब इसमें भी कई फ्लूइड है, तो इसे पहले क्लियर कर दें तो हमें लगता है कि ये झंझट ही नहीं रहेगा, नहीं तो इधर दौड़ेगा। जो समझना है उसको समझना है, ठीक है। आइए हाँ, अब इसको समझते हैं कि टोटल फ्लूइड को बाहर कर लिए, ठीक है, छोड़ दिए किसको, सॉलिड को। सॉलिड लिक्विड मिला करके था तो सिर्फ फ्लूइड की बात की, पूरे बॉडी वेट को करेंगे तो उसमें सॉलिड भी आएगा लिक्विड भी आएगा। हमने सॉलिड को हटा दिया, सिर्फ फ्लूइड को रखा। उस फ्लूइड में से 70% इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, जो सेल के अंदर में फ्लूइड है, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो है वह सेल के बाहर है। वह एक्स्ट्रा सेल्यूलर 30% है, जिसमें अगर बांटेंगे तो इसको हम लोग दो ही पार्ट में बांटते हैं, नहीं तो बांटने के लिए और भी बांट सकते, सुविधा अनुसार, स्टडी सुविधा अनुसार दो पार्ट में बांटते हैं। तो एक पार्ट को कहते हैं प्लाज्मा। जैसे कि अगर किसी के शरीर में अगर 5 लीटर ब्लड है, 6 लीटर ब्लड है, तो उसमें से जो लिक्विड पार्ट होगा, मान लीजिए 4 लीटर जो उसका लिक्विड पार्ट है, तो 4 लीटर यही निकल जाएगा। फिर लिम्फ है, फिर और इंटरस्टिशियल यहाँ है। तो ये सब मिलाकर कितना फ्लूइड्स होगा। इस 30% में 7.5% प्लाज्मा है और अदर बॉडी फ्लूइड्स है। 22.5% सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है कि जो टिश्यू के बीच में है, मतलब एक सेल दूसरे सेल के बीच में है, और सेल के और क्या कहते हैं टिश्यू के भी बीच में है। कौन है, तो ये टिश्यू में भी है। कौन चीज़ है, तो फ्लूइड है। ये सब को मिलाकर के इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाता है। ये इसी 30% का 2 भाग है, 22.5 से 7.5, 30 हो गया ना। इसी का एक पार्ट ये है, इसी का दूसरा पार्ट ये है, 2 पार्ट में है। यही 30 को बांट दिए हैं, यानी कि पूरे शरीर में 60% फ्लूइड है। उस पूरे फ्लूइड का 70% ICF है। उस पूरे फ्लूइड का 30% यानी 30% ECF है। अब उस ECF में भी 2 तरह का है। शायद ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए, यही सब समझने के बाद अब यहाँ पर देखिए, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिटवीन सेल्स है, जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ये बाहर में है। देख रहे हैं कि बाहर में है, ये बाहर में है। ये सब ECF है। ये तो ब्लड में जाकर ब्लड वेसल्स में है, दिखाया है, वो भी है, फ्लूइड है। फ्लूइड इन लिम्फ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। लिम्फ में ये एक लिम्फ है, ठीक है। और ब्लड वेसल्स सब भी है। ये देखिए, ये ब्लड वेसल्स है, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, तो ये लिम्फ वाला है। लिम्फ में भी है। ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा है ना, फ्लूइड इन ब्लड प्लाज्मा। यहाँ है एक्स्ट्रा सेलुलर, ये ब्लड प्लाज्मा, ये RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है। यहाँ देखिए ना, यहाँ से जो आया हुआ है ना, एक ब्रांच यहाँ आ गया, फिर यहाँ ब्रांच फूट गया, इधर चला गया, एक ब्रांच इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया। तो ये ब्लड प्लाज्मा है। 3 गो जिसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आया कौन कौन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आया, फिर लिम्फ में आया, फिर ब्लड प्लाज्मा में आया, जिसका जिक्र मैंने बाहर इससे पहले भी किया था। अब इंट्रासेल्यूलर देखिए, फ्लूइड इनसाइड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जो सेल के अंदर जो है वो इंट्रासेल्यूलर है। लिम्फ वेसल्स में जो एंडोथेलियल सेल्स है उसमें है। फ्लूइड इनसाइड ब्लड सेल्स, इसमें इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है, ये ब्लड सेल्स में है। फ्लूइड इनसाइड टिश्यू सेल्स, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है। ये सब मिला करके ये तीनों इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है। और ये जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। तीनों जो आप देख रहे हैं 3 जगह का अलग अलग, यहाँ पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इंट्रासेल्यूलर कहाँ कहाँ है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और लिम्फ फ्लूइड है, और ब्लड प्लाज्मा फ्लूइड है। ब्लड प्लाज्मा में, लिम्फ में और इंटरस्टिशियल, ये तीनों
को जो देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, ECF है, और ये ICF है। और इसका जो है आगे जब हम लोग देखेंगे जो ज़रूरत का चीज़ है वो ये है, ये इसमें कम ही है, और आपको इसके बारे में फिर से पढ़ाया जाएगा और इससे पहले भी कुछ बताया गया है। ये जो नॉर्मल प्लाज्मा लेवल्स हैं जो हम लोग जब चेक कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जब चेक कराते हैं तो ये सब चीज़ को देखते हैं। जो क्लोराइड है वह कितना रहना चाहिए मिलीमोल में, ये मिलीमोल पर लीटर है, मिलीमोल पर इक्विवेलेंट है, मिलीमोल पर मॉलिक्यूल्स है। ये किसी भी प्रकार से हम लोग जांच सकते हैं। यहाँ मोलर कंसंट्रेशन है तो यहाँ इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन है, तो कहीं पर आएगा इसका वैलेंसी पर आएगा, मतलब इसको अलग अलग यूनिट्स में हम लोग जांच सकते हैं। कोई एक में याद रहना चाहिए, या तो ये मोलर कंसंट्रेशन या इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन। अक्सर इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन आपको मिलेगा जांच पर, जब जांच करवाते हैं तो आपको कोई एक याद रखना है। तो सब्सटेंसेस जैसे क्लोराइड है, सोडियम है, पोटेशियम है, ग्लूकोज है, आयरन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ETC ये सब है। तो इसमें सब्सटेंसेस जो है, इसमें क्लोराइड का 97 से 106 मिलीमोल पर लीटर है, ये मोलर कंसंट्रेशन है। जब इसी को कन्वर्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन में ये 97 से 106 मिली इक्विवेलेंट, इसको मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कहते हैं। जबकि सोडियम में 135 से 145, कहीं 145 रहता है, यहाँ 143 है, कोई दिक्कत नहीं। 135 से 145 मिली मोल पर लीटर है, 135 से 143 मिली पर इक्विवेलेंट है, मतलब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। ग्लूकोज का क्या है, 3.5 से 5.5 मिली मोल पर लीटर है, तो 60 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। क्या कहते हैं, पर 100 ml है, तो 100 ml को वही कहेंगे डेसीलीटर, चूँकि 1 लीटर का 10वां भाग को ही ना 100 ml कहते हैं, इसको डेसीलीटर भी कहते हैं। 100 ml पर है। आयरन जो है वह 14 से 35 मिलीमोल पर लीटर है, और जब इसमें इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन में जाएंगे तो 90 से 196 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या पर 100 मिलीलीटर है। ये बातें समझ में आ रही होगी। और जब हम लोग इस सब बात को देखेंगे, जो देखे थे कि स्टिमुलेशन है, फेजेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिखा हुआ है, ये सब चीज़ देख रहे हैं ना, ये पिछली क्लास में पढ़ाया गया है, ये है ना, ये स्टिमुलस है, यहाँ तक रेस्टिंग है, यानी कि -70 मिलीवोल्ट पर जो है रेस्टिंग फेज में है, यहाँ तक लगभग रेस्टिंग में आता है। ये फायरिंग लेवल्स जब इससे ऊपर आता है तब जो है सो डिपोलराइजेशन होता है, और यहाँ एक्शन पोटेंशियल है, फिर यहाँ से रिपोलराइजेशन हो जाता है। तो जब रेस्टिंग स्टेट है, कभी कभी इससे भी नीचे उतर जाता है, फिर आ जाता है किसमें, इस रेस्टिंग स्टेट में। ये जो लाइन है -70 मिलीवोल्ट जो है, ये यहाँ मिलीवोल्ट है ना, और ये टाइम मिली सेकेंड में है, तो ये -70 मिलीवोल्ट पर जो है, इस वजह से देखिए कभी कभी अगर मच्छर आपके शरीर पर बैठा, उस मच्छर का आपको अतो पतो नहीं चलेगा कि मच्छर बैठा भी है, चेहरा पर मच्छर बैठा पतो नहीं चलेगा। इसका मतलब कि वह कितना उत्पन्न में, ये जो करंट यानी कि वो जो वेव उत्पन्न किया, वो जो क्या कहें उसको, हाँ वेव, वो जो जनरेट किया वह कितना -70 मिलीवोल्ट। तो ये क्या किया, इससे पतो नहीं चला, यह क्या हो गया, रेस्टिंग में ही रह गया, पता नहीं चला। अगर ज़ोर से बैठा, हवा लगा के बैठा, मतलब थोड़ा ज़ोर से बैठा, टकराया, तब क्या होगा, ये -55 या -60 मिलीवोल्ट के आसपास रहेगा। तब जो है यहाँ से लेवल, तब फिर डिपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल काम शुरू करना है, यानी कि सोडियम पोटेशियम का आना जाना ये शुरू हो जाता है। तब क्या होता है, तो इससे एक्शन में आता है और ब्रेन को मैसेज जाता है कि चेहरा पर मच्छर बैठ गया। अगर -55 मिलीवोल्ट से इधर रहे तो किसी को पता चलता, किसी को नहीं चलता, जितना सेंसेशन है। -70 पर किसी को पता नहीं चलता। कोई इस तरह से कुछ टच करा दे, उसका एहसास नहीं है हुआ, इसका मतलब इतना मिलीवोल्ट उससे जनरेट हुआ था। अगर ज़्यादा होगा तो फिर ये बातें होती है। चलिए इस सब चीज़ को समझ लीजिए थोड़ा। स्टेथोस्कोप जिसको आला कहते हैं, परफॉर्म ऑस्कल्टेशन, आवाज़ सुनने के लिए करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन एज ए पेन लाइट इंस्पेक्शन के लिए, चेक करने के लिए।
सेंटीमीटर रूलर है, ये तो नापने के लिए कितना एडिमा है, गहराई है, क्या है। स्फिग्मोमेनोमीटर जिसको कहते हैं कि जिस पर बीपी को देखते हैं, पारा जिसमें भरा रहता है। मेजर द ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, मापा जाता है ना। अब हम लोग को एक चीज़ देखना था, जो हाँ ये चीज़ को, इस चीज़ को देखिए, उसी चीज़ को यहाँ पर फिर से दिया है कि हाइपोवोलेमिया किसको कहते हैं, डिफाइन। यदि हाइपो मतलब होता है घट जाना, हाइपर मतलब बढ़ जाना। अगर ब्लड वॉल्यूम या ईसीएफ, यहाँ पर ईसीएफ की बात करें टोटल की, उस ईसीएफ का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, उसमें ब्लड भी आता है, ब्लड प्लाज्मा प्लस लिम्फ आता है, प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है। अगर ये वॉल्यूम अगर घट गया तो उसको हाइपोवोलेमिया कहते हैं। अगर यही बढ़ गया तो हाइपरवोलेमिया कहेंगे उसको। अगर शरीर में, या फ्लूइड ओवरलोड कहेंगे, शरीर में अगर अधिक फ्लूइड गया तो पूरा फूल जाता है, तो कुछ मेडिसिन आता है कि उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को बाहर करने के लिए आता है, जैसे डाइटोर प्लस और सब चीज़। अब ये नहीं कि यूज कर लेना है, डॉक्टर, आपके डॉक्टर को पता है कि क्या कब यूज करना। हाइपरनेट्रीमिया, देखिए सोडियम का हाइपो है, हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि सोडियम आपका घट गया है, और जब बढ़ गया तब हाइपरनेट्रीमिया होगा। यहाँ हाइपरनेट्रीमिया है जब 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, उससे अगर ऊपर चला गया तो हाइपर, उस 135 से घट गया तो हाइपो हो गया। हाइपोकैलेमिया मतलब कैल्शियम, ये जो पोटेशियम अगर घट गया है तो हाइपो, बढ़ जाएगा तो हाइपरकैलेमिया, तब हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, है ना। कैल्शियमिया, कैल्शियम अगर घट गया, अगर 8.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से घट गया तो हाइपोकैल्शियमिया, बढ़ गया तो हाइपरकैल्शियमिया। ठीक है, ये सब चीज़ है, ये आपको इसको पढ़ने से ये बेनिफिट हुआ। अब आइए, द फॉलोइंग आर नॉर्मल रेंजेस फॉर रिजल्ट ऑफ ब्लड गैस टेस्ट। ये देखिए पीएच कितना रहता है, तो 7.35 से लेकर के 7.45 तक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जिसको PaO2 कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो 80 से 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, mmHg होता है। किसका? ऑक्सीजन का, है ना, जिसको कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का 35 से 45 mmHg होता है। बाइकार्बोनेट का 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% एंड अबव होता है। अगर 95% से घट गया तब उसको कहते हैं कि ऑक्सीजन घट रहा है। अगर बढ़ेगा तो कितना, 100 तक जाएगा, उससे क्या है ना, क्लियर है। आर्टीरियल ब्लड गैस है ABG का फुल फॉर्म, है ना। आइए, अब तो ये लास्ट था। ये बेनिफिट मिला आपको फ्लूइड के बारे में जानकारी लिए।